अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल इल्म स्टूडियो में आपका खैर मकदम है और आज एक और पॉडकास्ट लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के पॉडकास्ट का जो मौजू रहेगा वो है रमदान एंड हेल्थ, रोजे और सेहत, इनके दरमियान क्या ताल्लुक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो है डॉक्टर रियाज अहमद डग्गा, जो सीनियर फिजिशियन स्पेशलिस्ट हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं और इनका तकरीबन 20 साल का तजुर्बा है इस मैदान में। बहुत ही मशहूर मारूफ डॉक्टर हैं। आपका खैर मकदम है डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम हिलाल साहब, शुक्रिया आपने हमें दावत दी स्टूडियो में। आप हमें ये बताइए कि रमजान और सेहत, इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक है? हिलाल साहब, जब हम रमदान की बात करते हैं, एक्चुअली हम फास्टिंग की बात करते हैं। जो हम फास्टिंग की बात करते हैं तो फास्टिंग के दो टाइप्स हैं। एक है जिसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, कंटिन्यूस फास्टिंग। दूसरा जिसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर हम बोलेंगे कंटिन्यूस फास्टिंग की बात करेंगे, कंटिन्यूस फास्टिंग में इनिशियल फेज में बेनिफिट्स हैं। लेटर ऑन क्या होता है, बॉडी में पहले फैट्स बर्न हो जाते हैं, फिर प्रोटीन बर्न हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, फिर उससे क्या हो जाता है, उससे बॉडी में बहुत सारे नुकसान आ जाते हैं। लेकिन जब हम रमज़ान की बात करते हैं, रमज़ान में क्या होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है। इसमें क्या करते हैं, यूजुअली 14 आवर्स का फास्ट होता है, फिर हम ब्रेक करते हैं, फिर से सेकेंड डे वैसे ही हो जाता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो है बहुत सारे बेनिफिट है बॉडी पे। देखिए, जब हम बेनिफिट्स की बात करेंगे, आजकल जो दुनिया में वबा जिसको हम बोलेंगे वो है ओबेसिटी, यूजुअली चाइल्डहुड ओबेसिटी। क्योंकि ओबेसिटी से क्या होता है, एक सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेसिकली एक डिजीज का नाम नहीं है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बहुत सारे डिजीज आते हैं। डायबिटीज से स्टार्ट होता है, हाइपरटेंशन होता है, डिसलिपिडीमिया होता है, पीसीओडी होता है इन फीमेल्स में, हाइपरयूरिसीमिया होता है। तो इन सबको मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो जड़ है वो है ओबेसिटी। और जब हम रोजे में देखते हैं, इसी इंटरमिटेंट फास्टिंग में देखते हैं, उससे क्या होता है, वेट लॉस होता है। और जब वेट लॉस होता है तो सब जो भी डिजीजेस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आते हैं उन सब में इंप्रूवमेंट आ जाती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट में बोलते हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे पीसीओडी हो, चाहे हाइपरयूरिसीमिया हो, रमजान में क्या होता है, एक अच्छा बेनिफिट होता है। ये सब इनका जो यूजुअली है कंट्रोल में आ जाते हैं जब ये सब डिजीज आते हैं। डायबिटीज जो है, आपने कहा कि फायदा है रमजान के दौरान, आप बता सकते हैं स्पेशली क्या फायदे हैं डायबिटीज के हवाले से अगर हम बात करें? फिलहाल साहब, डायबिटीज जो है ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 है, टाइप 2। टाइप 1 बहुत कम परसेंट होता है। अगर हम देखेंगे आउट ऑफ 100%, मोर देन 95% है टाइप 2 डायबिटीज। और टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, यही टाइप 2 डायबिटीज होता है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आ जाता है हमें। तो इसमें क्या होता है, इंसुलिन होता है बॉडी में, लेकिन बॉडी जो है इंसुलिन यूज नहीं कर पाता है। अच्छा, तो इसको बोलते हैं इंसुलिन इनसेंसिटिविटी। जब हम एक इंसान जब फास्टिंग पर रहता है, रमजान का जो फास्ट करता है, उससे क्या होता है, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसका मतलब है जो बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन है वो बॉडी यूज करना लगता है। उससे क्या होता है, एक तो ब्लड शुगर लेवल डाउन डिक्रीज हो जाता है, प्लस जो इंसुलिन ज्यादा होता है पहले बॉडी में उसकी भी लेवल कम हो जाती है। तो इन उसको ओवरऑल बोलते हैं कि बॉडी में जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। और उसी वजह से फिर हमारा जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि डायबिटिक पेशेंट्स या जो ब्लड प्रेशर से जूझ रहे होते हैं पेशेंट्स, उनमें किडनी की प्रॉब्लम रहती है, क्या किडनी पेशेंट्स रोजा रख सकते हैं? ला साहब, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्योंकि जब हम सीकेडी की बात करेंगे, क्रॉनिक किडनी डिजीज की बात करेंगे, बेसिकली इन पेशेंट्स को ना बड़ा हाइड्रेशन की मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब पानी, इनको पानी, इनको जो किडनीज है उनको पानी पहुंचना चाहिए। अच्छा, तो इनमें क्या करते हैं, इसके बेसिकली 5 स्टेज होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के। स्टेज 1 to 3 यूजुअली स्टेबल होते हैं। अच्छा, अगर उनका जो है सब कुछ ठीक चल रहा है, उनका हाइड्रेशन अच्छा है, दवाई ठीक तरह से खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं है, तो हम उनको रोजे रखने की इजाजत देते हैं। लेकिन जब स्टेज 4, 5 या डायलिसिस पेशेंट होते हैं, इनको रोजे रखने की इजाजत हम नहीं देते। और अगर हमने अब सीकेडी पेशेंट को बोल दिया कि आप रोजे रखिए, अगर इनको कभी भी डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आने लगेंगे या डिजीनेस,
یا ان کو الیکٹرول امبیلنس کا کچھ ایسا محسوس ہوا تو ہم ان کو اسی ٹائم پہ بولتے ہیں کہ آپ کو روزے توڑنے چاہیے، کیونکہ کڈنیز اور ہائیڈریشن کا بہت ہی آپس میں جی 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 یہ ہے. اچھا، اب فوڈس کی بات کرتے ہیں. ایک نارمل انسان کے لیے افطاری میں اور سحری میں کیا کوئی ڈفرنس کرنا چاہیے فوڈس انٹیک میں، اور کیا فوڈس جو بہتر رہیں گے سحری کے لیے بھی اور افطاری کے لیے؟ اوور آل جو پورے جو بھی انسان ہے، چاہے وہ ڈائبٹیز ہے، چاہے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے یا نہ، ہم ان کو یہی بولتے ہیں کہ ہماری ایڈوائس یہی ہے کہ افطاری کے ٹائم پہ یا سحری کے ٹائم پہ وہ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں. اچھا. اور جو بھی سمپل کاربوہائیڈریٹ ہے، لائک جس میں زیادہ چینی ہو، یا جنک فوڈس ہے، یا جیسے پکوڑے سموسے ہیں یا آئس کریم وغیرہ ہے جس میں ہائی گلائسیمک انڈیکس فوڈس ہے، ہم بولتے ہیں کہ ان کو اوائڈ کرنا زیادہ بہتر ہے. پھر ہم ان کو بولتے ہیں کہ بیلنس ڈائٹ لیں. بیلنس ڈائٹ مینس کہ جس میں زیادہ سیلڈ کا استعمال کریں، فروٹس کا استعمال کریں، وہ فروٹس جس میں ہائی فائبر کنٹینٹ ہے، لائک ایپل ہے، امرود ہے، اورنج ہے، تو پپایا ہے، تو ان چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. یہ کیا ایک ڈائبٹک انسان کھجور کھا سکتا ہے؟ وہ کھا سکتے ہیں. جو بھی ہمارے مارکیٹ میں جوسز اویلیبل ہیں وہ ان کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. جی. ان سے کیا ہے ان کا صحت جو ہے ٹھیک رہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں ڈوزیج کی طرف اور ادویات کی طرف. کیا ایک انسان کو جو جوجھ رہا ہے بیماریوں سے، اسپیشلی ڈائبٹیز، کیا ان میں کیا ڈوزیج رہنا چاہیے، کیا ڈفرنس کرنا چاہیے سحری اور افطاری کے ڈوزیج میں، اور کیا اس میں کچھ کٹوتی کرنے کی ضرورت ہے؟ لال صاحب، اگر ایک پیشنٹ کو وہ ڈائبٹیز سے مطلب افیکٹڈ ہے اور اس میں ڈائبٹیز کنٹرول ہے، ان کو ہم کیا یوزولی ایڈوائز دیتے ہیں کہ جو ان کا صبح کا جو ڈوز لیتے ہیں وہ سحری میں لینا ہے. جو شام کا تو اپنے ٹائم پہ لیں گے. جی. شام کا ڈوز تو پورا ان کو لینا ہے جیسے وہ لیتے ہیں. سپوز اگر کوئی 500 ملی گرام میٹفارمن لیتا ہے شام میں تو ان کو ویسے لینا ہے. جو اب صبح کا ڈوز ہے، سپوز وہ صبح لیتا ہے 500 ملی گرام میٹفارمن، ان کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں سے وہ ہاف کرے، سحری میں ہاف ڈوز اور شام کا ڈوز وہ شام میں لے گا. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہے کہ کچھ ایسے ڈرگس ہے ڈائبٹیز میں جو ہم ان کو بولتے ہیں کہ اوائڈ ہی کرنا بیٹر ہے یا ان کا ٹائمنگ چینج کریں. فار ایگزامپل ایک گروپ آف ڈرگس ہے جن کو بولتے ہیں سلفونائل یوریاز. اچھا. اس میں زیادہ یوز ہم آج کل کرتے ہیں گلیبوپرائڈ یوز کرتے ہیں، گلیکلازائڈ یوز کرتے ہیں. اچھا. اگر یہ انسان لیتا ہے تو ہم ان کو بولتے ہیں کہ سحری میں نہ لے. کیونکہ ان کا جو سائڈ افیکٹ ہے ہائپوگلیسیمیا وہ کرتے ہیں، مطلب کم ہو جاتا ہے شوگر لیول. ایگزیکٹلی. ان کا ہم زیادہ بولتے ہیں کہ ان کو یہ آپ افطاری میں ہی لیں تاکہ ہائپوگلیسیمیا کے چانسز بہت کم ہیں. جی، بچ جائیں گے. تو اور ایک گروپ آف ڈرگس ہے جن کو ہم بولتے ہیں SGLT2 انہیبیٹر. جی. یہ بھی ہم ڈائبٹیز میں دیتے ہیں. ان کا میکینزم ایکشن ہے کہ وہ کڈنیز پہ کام کرتے ہیں، اور جب وہ ہم دیتے ہیں تو وہ کڈنی سے شوگر کو باہر نکالتے ہیں. اچھا. جب وہ شوگر کو باہر نکالیں گے تو شوگر اپنے ساتھ پانی بھی باہر نکالتا ہے. جی. اگر ہم اس کو سحری میں دیں گے تو وہ پیشنٹ دن میں ڈیہائیڈریشن کا شکار ہو سکتا ہے. تو ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ گروپ آف ڈرگ جو آپ لیجئے افطاری میں. تھائرائیڈ میں بھی کچھ ہم ادویات لیتے ہیں. اور کیا اس میں کوئی ڈوزیز میں کچھ کمی یا پیشی؟ فلال صاحب، جب ہم تھائروکسین دیتے ہیں ہائپوتھائرائڈ پیشنٹس میں، وہ ہم یوزلی دیتے ہیں ایمٹی اسٹومک. کیوں دیتے ہیں ایمٹی اسٹومک؟ کیونکہ اس کو ایبزارب کرنے میں ایسیڈک میڈیم ہونا چاہیے اسٹومک میں. تو ہم پیشنٹ کو بولتے ہیں کہ بریک فاسٹ سے پہلے آپ کو کم از کم آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ لینا چاہیے. اچھا. خالی معدہ، خالی پیٹ. سحری میں تو یوزلی ٹائم بہت کم ہوتا ہے. بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو جلدی میں اٹھتے ہیں، جلدی میں کھاتے ہیں. ان کے لیے یا تو وہ پہلے ہی اٹھے، دوائی کھائے، پھر کم سے کم آدھا گھنٹے کا گیپ رکھے کھانے تک. جی 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 جی. دوسرا ان کے لیے یہ بھی سہولت ہے کہ وہ سونے کے ٹائم پہ بھی وہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں کھانا ایبزارب ہونے، اسٹامک ایمپٹی ہونے میں. جی جی. اس کو بولتے ہیں گیسٹرک ایمپٹنگ. 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں، 2 to 3 hours. اگر انسان نے 6:30 7 بجے کھانا کھایا روزوں میں تو 10 ساڑھے 10 11 تک تو یوزلی ان کا جو اسٹامک ہے وہ خالی ہو جاتا ہے. تو وہ بھی ان کے سہولیت ہے. اگر وہ سحری میں تھائرائیڈ کی دوائی نہیں لے سکتے ہیں تو وہ سونے کے ٹائم لے سکتے ہیں، کھانے کے بعد تقریباً 2-3 گھنٹے. 3 گھنٹے کے بعد. جی. تو اور ایک ہے ہائپرٹینسو ڈرگس کی. جب ہم بات کریں گے دیکھیے کچھ ایسے ڈرگس ہم دیتے ہیں جن کو بولتے ہیں ڈائیورٹک. ڈائیورٹک بھی سیم ویسا ہی کرتا ہے جیسے
डापा और एम्पाग्लोफ्लोक्सिन किडनी से पानी बाहर फेंकते थे, वैसे भी डायूरेटिक भी जब हम पेशेंट को देते हैं बीपी कंट्रोल करने के लिए, उनसे भी पानी बाहर हो जाता है किडनी से। उनको भी हम एडवाइस करते हैं कि वो ये ड्रग्स इफ्तारी के टाइम पे ही ले। डॉक्टर साहब, ज्यादातर हम सुनते हैं हाइपोग्लिसीमिया, और आजकल लोग बड़े उसमें फील कर रहे हैं कि ये है क्या चीज, और रोजों का क्या इफेक्ट है हाइपोग्लिसीमिया पर, जरा आप उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए, जब हम शुगर की बात करते हैं, डायबिटीज की बात करते हैं, डायबिटीज पेशेंट्स में जो है हाइपोग्लिसीमिया के बहुत सारे चांसेस होते हैं। यूजुअली किन ग्रुप्स में होता है? या तो वो पेशेंट्स हैं जो ब्रिटल डायबिटीज होते हैं, जिनका शुगर्स कंट्रोल नहीं होता है, या जिनको अभी कंट्रोल है फिर विद इन फ्यू टाइम में अप एंड डाउन स्पाइक्स आ जाते हैं उनमें। नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने इससे भी पहले आपको ये कह दिया कि कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जिनको बोलते हैं सल्फोनाइल यूरियाज, उनके खुसूसियत ये है कि वो हाइपोग्लिसीमिया करते हैं साइड इफेक्ट। तीसरा है कि जब एक डायबिटीज इंसुलिन पे हो, क्योंकि इंसुलिन से भी अगर बहुत देर तक इंसुलिन के बाद इंसान फास्टिंग पर रहेगा, उनको भी हाइपोग्लिसीमिया के चांसेस है। अब हमें हाइपोग्लिसीमिया के सिम्टम्स क्या है हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए। पेशेंट क्या फील करता है? पैल्पिटेशन फील करता है, पसीना फील करता है, उनको लगता है कि डिजीनेस, कंसंट्रेशन उनमें जो है कम हो जाती है। उसे क्या हो जाता है, अगर कोई ड्राइविंग करता है और उनको हाइपोग्लिसीमिया हो जाएगा तो वो एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। सपोज कोई कारपेंटर है, वो बहुत ऊपर काम करता है, या कोई हमारा मैसन है, वो खवाजे पे काम करता है, अगर उनमें हाइपोग्लिसीमिया के सिम्टम्स आने लगेंगे तो वो गिर सकते हैं और एक्सीडेंट चेक करा सकते हैं। तो हम अपने व्यूअर्स को ये कहते हैं कि आपको रोजे रखने से पहले अपने माहिर से जरूर मशवरा लेना चाहिए कि कौन सा दवाई खाए, कब खाए और कैसे खाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने वाटरमेलन की बात की। वाटरमेलन में कहा जाता है कि उसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड है और वो अच्छा है सेहत के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, आम इंसान के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन जब हम डायबिटीज की बात करेंगे, बेसिकली वाटरमेलन जो है इसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अच्छा। वो क्या होता है, जो ही ऐसा चीज, ऐसे फूड्स खाएंगे जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, उससे जल्दी ब्लड शुगर बढ़ जाता है। अच्छा, तो शूट हो जाता है। तो हमारा ये एडवाइस है कि डायबिटीज पेशेंट इनको अवॉइड ही करना बेहतर है। जी। क्या गट हेल्थ रोजों की वजह से अच्छा हो जाता है? प्लस फास्टिंग में क्या होता है, जब एक इंसान फास्टिंग पर रहता है तो गट यानी कि GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसको एक रेस्ट मिलता है। अच्छा, ठीक है। अब हमारे जो GI ट्रैक्ट में बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ होते हैं बेनिफिशियल, कुछ होते हैं हार्मफुल। जी। तो जब एक इनमें एक रेस्ट मिलता है तो देयर इज बैलेंस बन जाती है बिटवीन हार्मफुल बैक्टीरिया एंड बिटवीन बेनिफिशियल बैक्टीरिया। उसे क्या हो जाता है, डाइजेशन इंप्रूव हो जाती है। अच्छा। गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। और जो ब्लोटिंग यूजुअली इंसान फील करता है नॉर्मल डेज में, वो भी बहुत हद तक इंप्रूव हो जाता है। अब आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ। हमारी ख्वातीन हैं जो अपने बच्चों को दूध देती हैं, उनके लिए आप कहेंगे कि वो रोजा रखें? प्लस आप अगर एक ब्रेस्ट फीडर मदर नॉर्मल है, उनमें कोई बीमारी नहीं है, हेल्दी है, वो अच्छा खाना खाते हैं, वो अच्छा से पानी भी पियेंगे सहरी और इफ्तारी पे, तो यूजुअली देखा गया है कि उनमें हम रोजे की इजाजत देते हैं। डॉक्टर साहब, आखिर पर आपसे आखिरी सवाल, और वो आपकी मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। फिलहाल साहब, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में सूरह बकरा में 183 आयत करीम में कि मैंने ये रमज़ान मुसलमानों के लिए फ़र्ज करार दिया है, जैसे कि मैंने इससे पहले कौमों पे फ़र्ज कर दिया। जब अल्लाह ताला फ़र्ज कोई चीज़ करेगी बंदे पे, मुसलमान पे, ऑब्वियसली उसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। माशाअल्लाह। और ये बेनिफिट सिर्फ महदूद इस दुनिया तक ही नहीं है, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आखिरत में भी इंशाअल्लाह मिलेंगे। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ आवर हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी आखिरी मैसेज के साथ हम आज का ब्रॉडकास्ट अपने इख्तिताम को पहुंचाते हैं। आप अपना प्यार इसी तरह हम पर निछावर करते रहें। हमारा इंस्टा और फेसबुक पेज जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा, और हमारा अल इल्म चैनल इसको जरूर सब्सक्राइब करें। आपका और हमारा अल्लाह हाफिज़ नासिर।